नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका PT7 के इस सीरीज़ में। लवर्सना टूल्स चैनल के द्वारा ये फिर से आपका डेली 7 MCQ शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं आज हमारे पास ऐसे कौन से 7 MCQ है जो हमारे प्रीलिम्स को बूस्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से 9 पाषाणिक काल पुरा स्थल है। 1 मेहरगढ़, 2 बुरजाहोम, 3 है महागढ़, 4 है कोल्डी हवा, 5 है दौजली हेडिंग। ये 5 स्थल दिए गए हैं, इसमें से आप सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी केवल 4 और 5, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। ध्यान से इनको देखिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका पहला। आपका सही है मेहरगढ़ है, बुरजाहोम है, महागढ़ है, कोल्डी हवा है, दौजली हेडिंग सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी जो है कि आपके जो है कि 9 पाषाणिक काल स्थल है, पूरा स्थल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। साम्राज्यवादी युग अर्थात ब्रिटिश काल युग की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका है, यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार और तेल चित्रों की तकनीक भारत लाए थे। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल मनोहारी चित्र शैली परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर बताइए क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। यूरोपी ही भारत में जो भी तेल चित्र को लेकर आए थे, जिससे जो है कि चित्रों में जीवंतता नज़र आने लगी। और थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल उस समय के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे। चलते पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपका विकल्प है वर्ल्ड बैंक, UNDP, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ILO। जल्दी बताइए दोस्तों क्या हुआ इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का रिपोर्ट जारी करता है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, महानदी बेसिन क्षेत्र में सम्मिलित राज्य है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये 4 राज्य आपको दिए गए। आपसे पूछा महानदी बेसिन, देखो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे बेसिन क्षेत्र बोला है। महानदी रिवर किधर किस राज्य से आती है उसकी बात नहीं करा है। महानदी बेसिन क्षेत्र में क्या होगा कि एक मेन महानदी मान लो ये है, इससे साथ जो भी नदियाँ मिलती हैं इससे, चाहे वो जिधर से भी आ रही हो, लेफ्ट से या राइट से, ये सभी एरिया जो है कि महानदी बेसिन कहलाएगा। तब ये सभी एरिया पूछा कि ये कौन कौन से राज्य से होकर कौन कौन राज्य इसमें शामिल है इसके क्षेत्र में। तो आपके सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, 3, 4, ऑप्शन डी है सभी। ध्यान से आप इसको पढ़ें और मैप को याद करने की कोशिश करें। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना नहीं हुआ दोस्तों। तेलंगाना थोड़ा कहीं से दूर हो जाता है, तेलंगाना से इसके महानदी बेसिन नहीं है। ये आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि एक सेकेंड बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कोरल रीफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया है आपको, पूछे कोरल रीफ के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कोरल एंड जूजेंथेली आपस में सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत में कोरल रीफ अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन में पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है आपका भारत फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव का। 3 स्टेटमेंट आप अपने सही विकल्प का चयन करना, आपको तीनों के बारे में सोचिए। आपका ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है सभी। तो अपने उत्तर को दोस्तों चुनिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन दोस्तों आपका ए, केवल 1। जी हाँ,
कोरल एंड जूजेंथली आपस में सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। भारत में कोरल रीफ देखो अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, पर सुंदरबन में कोरल रीफ नहीं पाया जाता है। और भारत जो कि फाउंडिंग मेंबर भी नहीं है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव का, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलो आगे समझते हैं कैसे। पहले देख लो कोरल रीफ भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पाया जाता है। ये आपका नालवार कहीं मुंबई में एक जगह है, मुंबई का तटीय एरिया वहाँ पे है। ये आपका अंडमान और ये आपका निकोबार, देख लो कहीं पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई है नहीं। और समझते थोड़ा सा इंटरनेशनल कोरल रीफ जो इनिशिएटिव है, यह एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है बिटवीन नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिजर्व कोरल रीफ एंड रिलेटेड इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। इसके डिसीजन जो कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखिए तो इनफॉर्मल है। पहले तो यह जो कि 1994 में बनाया गया था 8 देशों द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके एंड यूएसए द्वारा। इंडिया ने इसको बाद में ज्वाइन किया है, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इसमें 60 मेंबर है भारत सहित। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोरल रीफ के बारे में आप जितना पढ़े उतना कम है, क्योंकि ये हमेशा हॉट टॉपिक बना रहता है एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग शिक्षा पर असर डालता है? कहने का आशय कि शिक्षा से संबंधित है। 1 मौलिक अधिकार, बी 9वीं अनुसूची, आपका 3rd है मौलिक कर्तव्य, 4th है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 5th है 11वीं और 12वीं अनुसूची। विकल्प का सही विकल्प आपको चयन करना है, तो ध्यान से पढ़े दोस्तों। केवल 1, 2, 4, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4 और 5, या सभी। ध्यान से आप सभी इन 5 को पढ़े, उसका सोचें कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका सी आपका सही आंसर है। केवल 1, 3, 4 और 5। जी हाँ दोस्तों, आपको शिक्षा के विषय में आपको मौलिक अधिकार जैसे हमारा फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21A में भी मिल जाएगा। 9वीं अनुसूची नहीं है, क्यों वो आगे समझते हैं। मौलिक कर्तव्य में भी मिल जाएगा आपको शिक्षा से संबंधित बातें। इसी के तहत तो हम लोगों ने शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया था। मौलिक कर्तव्य में ये है जैसे कि आप वो नहीं है गिरवा कर्तव्य है कि माता पिता अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजे, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी दिया गया है, जिसके तहत हमने मौलिक अधिकार इसको बनाया था शिक्षा को। 11वीं और 12वीं अनुसूची में भी इसका वर्णन किया गया है। अब ये 9वीं अनुसूची समझते हैं। 9वीं अनुसूची दोस्तों फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था जो उस समय भूमि सुधार कानून था उसको लागू करने के लिए। ये 9वीं अनुसूची इसलिए लाया गया था कि अगर सरकार जो भी कानून बना रही है समाज हित में, उसको अगर 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा, उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अब क्या है, अब 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय है, प्रेजेंट की मैं बात करूँ, प्रेजेंट समय में कोई भी विषय अगर 9वीं अनुसूची में है तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की कमी के लिए जिम्मेदार कई ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ODS के उत्पादन को समाप्त करके ओजोन परत को बचाने के लिए डिजाइन किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके तहत CFC के अलावा इसमें से किस प्रमुख ODS अर्थात ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के उत्पादन और उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आपको 3 ये ODS दिए गए हैं, आपको पूछे इसमें किस पे उत्पादन और उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला है आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म, सेकेंड है आपका CTC हालोन्स, थर्ड है आपका मिथाइल ब्रोमाइड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी बैन हो गया है, CTC हैलोन्स भी बैन किया गया है और मिथाइल ब्रोमाइड को भी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये तीनों दोस्तों ओजोन को, जो हमारा ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने के काम करते थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा वियना कन्वेंशन के तहत आया था।
ठीक है। ये उसी को जो लागू करने के लिए वियना कन्वेंशन को ही लागू करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। इसके बारे में और भी पढ़िए अपना प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आज के लिए यही 7 क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों। लवस्टा टोल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।